गुड मॉर्निंग क्लास 11। हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था चैप्टर नंबर 1 स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो मैंने आपको बताया था व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। मैंने आपको बताया था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिक डेटा, किसी भी प्रॉब्लम को न्यूमेरिक डेटा की फॉर्म में, किसी भी इकोनॉमिक इशू को, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को न्यूमेरिक डेटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हमारा स्टैटिस्टिक्स होता है। तो अब मैंने फिर आपको बताया था व्हाट आर द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और आज हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी। कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, कौन कौन से डिफरेंट स्टेजेस होती हैं स्टैटिस्टिकल स्टडी में। तो सबसे पहले इफ यू वांट to analyze something, first of all you have to collect the data related to that particular problem or related to that particular issue। जिस भी इशू पर, जिस चीज की भी आप स्टडी करना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो स्टेज होता है that is collection of data। collection of data, डेटा का जो कलेक्शन है वो सबसे पहला हमारा, और ये जो कलेक्शन ऑफ डेटा है दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट और दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी। अब कलेक्शन कैसे करते हैं? हम कलेक्शन के लिए डिफरेंट साइंटिफिक मेथड्स हैं। तो जो भी डेटा हम कलेक्ट करें, एक तो वो ऑथेंटिक होना चाहिए, दैट शुड बी ऑथेंटिक एंड दैट शुड बी फ्रॉम द रियल सोर्स। वो पर्टिकुलर रियल सोर्स से होना चाहिए और ऑथेंटिक होना चाहिए, देन ओनली दैट विल बी हेल्पफुल इन द एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। दूसरा जो स्टेप है हमारा वो है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। The data you have collected that you have to organize in a proper form। जो डेटा आप कलेक्ट करेंगे उसको प्रॉपर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना होगा। तो ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं? वेदर इन ग्रुप्स, or we have to represent that data in the form of charts or different graphs। जब हम उसको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे? ग्राफ्स की फॉर्म में, ग्रुप्स की फॉर्म में या चार्ट्स की फॉर्म में, so that we can correlate in a proper manner, जिससे कि हम उस डेटा को क्या कर सके? कोरिलेट कर सके। उसको हमें प्रॉपर्ली क्या करना है? ऑर्गेनाइज करना है। एक्चुअल में जो कलेक्शन ऑफ डेटा होता है वो रॉ फॉर्म डेटा होता है, उससे हम कोई कोरिलेशन नहीं बना सकते। जो डेटा हमने कलेक्ट किया है तो उसको हम क्या करेंगे? विद द हेल्प ऑफ सम मेथड्स और सम टूल्स वी विल ऑर्गेनाइज दैट पर्टिकुलर डेटा। उस डेटा को हम क्या कर लेंगे? ऑर्गेनाइज कर लेंगे, या तो चार्ट की फॉर्म में, ग्रुप्स की फॉर्म में, या फिर हम उसे डिफरेंट ग्राफ्स की फॉर्म में क्या कर लेते हैं? ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। उसके बाद है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। This is also one of the important part, presentation of data। The data you have collected and organized in a proper form, now you have to present that data with the help of different graphs or with the charts। अब उसको हम क्या करेंगे? प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंट ऐसा होना चाहिए so that the visuals of that particular data should be very clear for everyone। The person who is looking that particular data can easily understand that। अगर ऐसा होगा तो उसका जो प्रेजेंटेशन है वो प्रॉपर है। इसका मतलब क्या होगा? जो डेटा आपने कलेक्ट किया है, ऑर्गेनाइज किया है, उसका प्रेजेंटेशन भी स्मूथ होना चाहिए, जो व्यूअर्स हैं उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके, उसको इजीली देख सके, देखते ही उसको इजीली कोरिलेट कर सके। तो वो हमारा होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ डेटा। तो तीन स्टेप समझ में आ गए। फर्स्ट यू हैव टू कलेक्ट अ पर्टिकुलर डेटा रिलेटेड टू अ इकोनॉमिक इशू और अ प्रॉब्लम। नाउ यू हैव टू ऑर्गेनाइज दैट पर्टिकुलर डेटा इन अ प्रॉपर फॉर्मेट and then you have to present that particular data। and now the fourth step is analysis of data। this is most important part of statistical study because analysis is one of the important part। analysis is something where you will find out certain relationship or certain results। तो एनालिसिस आप क्या करते हैं? एनालिसिस में होता क्या है? एनालिसिस में आप कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं, वेदर दैट इज रेसिप्रोकल और वेदर डायरेक्ट रिलेटेड टू समथिंग। अगर वो किसी चीज से
रेसिप्रोकल है, डायरेक्ट रिलेशनशिप में है, या किस तरीके से वो इंपैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे डिफरेंट डिफरेंट साइंटिफिक टूल्स होते हैं, उसकी हेल्प से हम उस डेटा को एनालाइज करते हैं। एंड नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। Whatever results come from this analysis part, जो एनालिसिस से रिलेशन निकल कर आता है, whatever correlation you generate from this analysis, या fourth step that will interpret in the next step. Interpretation means what? You do some judgmentals. तो आप क्या करेंगे? कुछ judgmentals, कुछ decision making करेंगे। कौन किसके बेसिस पर? The analysis you did. जो एनालिसिस आपने किया है उसके बेसिस पर जो इंटरप्रिटेशन होगा, जो रिजल्ट निकल कर आएगा, आप उसको कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम सेल्स की बात करें, तो सेल्स को जब हम एनालिसिस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी सेल्स को डायरेक्ट इंपैक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल डिमांड हो गया हमारा, सप्लाई हो गया हमारा, एडवर्टीजमेंट हो गया, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हो गया, परचेसिंग पावर ऑफ कस्टमर हो गया। So these are different factors that is going to impact upon sales of any particular organization. किसी भी particular organization की जो सेल होगी वो कितने सारे फैक्टर्स हमारे हो सकते हैं, ये हमें एनालिसिस पार्ट से पता चलेगा कि सप्लाई, डिमांड, परचेसिंग पावर, क्वालिटी ऑफ कस्टमर, क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट, एडवर्टीजमेंट, और दूसरा हो सकता है कंपटीशन इन द मार्केट। तो ये सारी चीजें हैं जो इंटरप्रेट करेगा, यानी कि जो आंसर होगा आपका, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। तो एनालिसिस में जब आप डिफरेंट टूल्स को यूज करते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलता है और उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन, कि आप उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे। अब है हमारे पास स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, की स्कोप क्या है। तो इसको पढ़ने से पहले हमें समझना होगा व्हाट इज नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अगर हम बात करें नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, अगर हम स्टैटिस्टिक की बात करें तो स्टैटिस्टिक है क्या? स्टैटिस्टिक इज बोथ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। साइंस इसलिए है बिकॉज वी आर यूजिंग सर्टेन टूल्स एंड दैट इज यूनिवर्सल। जो भी टूल हम यूज करते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, वो क्या होते हैं? ब्रॉडली अप्लाइड होते हैं, वो कहीं भी किसी भी सिचुएशन में उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। दैट इज यूनिवर्सल एंड दैट इज एप्लीकेबल फॉर एवरीथिंग और एवरीवन। तो इसलिए वो क्या हो जाता है? साइंस हो जाता है। इट इज ऑल्सो एन आर्ट बिकॉज दीज analysis whatever you do and interpretation depends upon your interpersonal skills। आपकी क्वालिटी आपके एजुकेशन पर डिपेंड करता है, हाउ मच एक्सपर्ट यू आर, हाउ अ गुड इंटरप्रेटर यू आर, हाउ गुड एनालिस्ट यू आर। तो ये क्या हो जाता है? ये आर्ट हो जाता है जो आपके बिहेवियर पर, आपकी एजुकेशन पर, आपकी क्वालिफिकेशन पर, आपकी एक्सपर्टीज पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स में दो चीजें होती हैं, एक होता है डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और एक होता है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? Descriptive statistics refers to those methods which are used for the collection, presentation as well as analysis of data। तो descriptive statistics में क्या आता है हमारे पास? collection of data, presentation as well as analysis of data। These methods relate to such estimations as measurement of central tendency। central tendency आपको पता है तीन central tendency होती है, mean, mode और median, that you have studied in your last class, यानी 10th class में आपने पढ़ा होगा। measurement of dispersion, mean deviation, standard deviation etc। measurement of correlation, for example descriptive statistics is used when you estimate average height of the secondary students in your school। Likewise, descriptive statistics is used when you find that marks in science and mathematics of the students in all classes are intimately related to each other। तो जैसे अगर हमें कोई सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें तो वहां पर हम क्या करते हैं? डेस्क्रिप्टिव
स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, उनके मार्क्स में कोरिलेशन फाइंड आउट करना है, क्लासेस में वो देखना है, हाइट निकालनी है, एवरेज हाइट निकालनी है, तो वहां पर हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। दूसरा है हमारे पास इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। Inferential statistics refer to all such methods by which conclusions are drawn relating to the universe or population on the basis of given sample। इसमें क्या होता है? इन्फेरेंशियल स्टैटिक्स किसको कहते हैं? ऐसे मेथड जिसमें जो कंक्लूजन है वो किसके बेसिस पर निकाला जाता है? जो पॉपुलेशन है, जो हमारे पास गिवन सैंपल है, उसके बेसिस पर, जो डेटा है उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं? रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। इन स्टैटिस्टिक्स द टर्म यूनिवर्स और पॉपुलेशन रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ ऑल आइटम्स और यूनिट्स रिलेटिंग टू एनी सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो हमारे पास यूनिवर्स है, यूनिवर्स हम किसको कहते हैं? द डेटा ऑन विच वी आर स्टडीइंग समथिंग, जिस डेटा को लेकर हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड योर यूनिवर्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर क्लास टीचर एस्टिमेट एवरेज वेट ऑफ द एंटायर क्लास, तो जो आपकी एंटायर क्लास है वो आपका यूनिवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्या क्या लिमिटेशंस हैं? अब क्या है, पहली वाली जो इसकी लिमिटेशन है वो है स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। मैंने आपको बताया था स्टैटिस्टिक्स इज बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्ट्स, दैट इज क्वांटिटेटिव। इसमें क्वालिटेटिव डेटा का कोई भी एनालिसिस नहीं होता, तो केवल ये क्या है, फैक्ट्स को स्टडी करता है, ना कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को या क्वालिटेटिव इश्यूज को स्टडी नहीं करता। दूसरा है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। Statistics study only the aggregate of quantitative facts. It does not study statistical facts relating to any particular unit. ये किसके इंडिविजुअल को स्टडी नहीं करता, एग्रीगेट एज ए होल की बात करता है, फॉर द यूनिवर्स ये बात करता है। It may be a statistical fact that your class teacher earned 50,000 per month, but as this fact relate to an individual, it is not to be deemed as a subject matter of statistics. अगर आपका क्लास टीचर अगर 50,000 अर्न करता है तो वो एक इंडिविजुअल हो गया, तो उसको जो है स्टैटिस्टिकल स्टडी के लिए हम प्रॉपर नहीं मान सकते, बिकॉज दैट इज ए इंडिविजुअल, दैट इज ए यूनिट वन। और हम किसकी बात करते हैं यहाँ पर? एग्रीगेट की बात करते हैं, इसलिए ये उसके स्कोप में नहीं आएगा। नेक्स्ट है होमोजेनिटी ऑफ डेटा एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट। जो डेटा है वो होमोजीनियस होना चाहिए, दैट शुड रिलेट टू अ पर्टिकुलर थिंग ओनली। अगर हमारे पास हेटेरोजेनियस होगा, डिफरेंट डेटा होगा जो अलग अलग चीजों से रिलेटेड है, तो हम उसको स्टडी इसमें नहीं कर सकते। केवल होमोजेनियस डेटा को, दैट इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर थिंग ओनली, दैट विल बी स्टडीड इन द स्टैटिस्टिकल स्टडी। रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। ये जो रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं, दैट इज ट्रू फॉर अ पर्टिकुलर एवरेज ओनली, दैट इज नॉट 100% ट्रू, दैट शुड बी अप्लाइड फॉर ईच एंड एवरीवन। ये क्या होता है, ऑन एन एवरेज हम बात करते हैं। मोस्ट स्टैटिस्टिकल फाइंडिंग्स आर ट्रू ओनली एज एवरेजेस। These express only the broad tendencies, unlike the law of natural science. Statistical observations are not error free. इनमें एरर्स के चांसेस होते हैं और दैट इज नॉट 100% ट्रू। विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग। अगर हम प्रॉपर रेफरेंस नहीं लेंगे, अगर हम एक्यूरेसी का ध्यान नहीं रखेंगे, तो रिजल्ट्स जो है वो इसके गलत भी हो सकते हैं। कैन बी यूज्ड ओनली बाय द एक्सपर्ट्स। और जो स्टैटिस्टिकल स्टडी होती है, इसको एनालाइज करने के लिए, करेक्शन करने के लिए, व्हाटएवर स्टडी यू डू, दैट हैज टू बी डन बाय द एक्सपर्ट्स ओनली। यहाँ पर एक्सपर्टीज होनी चाहिए, प्रॉपर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एंड यू शुड हैव अ प्रॉपर एक्सपीरियंस एज वेल। उसमें आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस, प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं है, तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग विद दैट स्टैटिस्टिकल डेटा। आप उससे कुछ भी नहीं कर सकते, आप कोई कोरिलेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते, आप उसको प्रॉपर्ली प्रेजेंट नहीं कर सकते, आप प्रॉपर्ली एक्यूरेटली उसे कलेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है प्रोन टू मिसयूज। मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज वेरी कॉमन। और जो हमारा इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो क्या है, चांसेस बहुत ज्यादा है मिसयूज होने के। फॉर एग्जांपल, यू हैव फाइंड आउट समथिंग एंड इट कैन यूज्ड बाय समवन एल्स एज वेल। अगर आपने कोई रिजल्ट फाइंड आउट किया तो उसको मिसयूज कोई भी कर सकता है, जो रिजल्ट है उसको कोई भी अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। क्या इंपॉर्टेंस है स्टैटिस्टिक्स की इकोनॉमिक्स में? तो सबसे पहला हमारे पास है
क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। जो स्टैटिक्स है ये क्या करता है, क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन करता है। क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन होता है क्या है, यू आर रिप्रेजेंटिंग एनी प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिक डेटा सो दैट यू कैन इजीली मेक कैलकुलेशंस आउट ऑफ इट। इससे आप क्या कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेशंस कर सकते हैं, उसको कोरिलेट कर सकते हैं, उसका रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये इकोनॉमी में बहुत जरूरी होता है। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग इन इकोनॉमिक्स। सेकंड है हमारे पास इंटरसेक्टरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजंस। मैंने आपको बताया था हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इंटरसेक्टरल, इंटरटेम्पोरल, हम क्या है एक सेक्टर का दूसरे सेक्टर के साथ, एक सेक्टर का पूरी इकोनॉमी के साथ कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। किसकी हेल्प से कर सकते हैं, विद द डेटा दैट यू हैव फाइंड आउट फ्रॉम द स्टैटिस्टिकल स्टडी। नेक्स्ट है हमारा वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन आउट सेल्स। मैंने आपको बताया था कि अगर हम सेल्स की बात करें तो हमारे जो डिफरेंट फैक्टर्स थे, किसका कितना इंपैक्ट आता है, एडवर्टाइजमेंट का कितने परसेंट आता है, डिमांड का कितने परसेंट आता है, और भी जो डिफरेंट हमने फैक्टर्स लिए थे। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप शो करता है कि अगर हम एडवर्टाइजमेंट में इन्वेस्ट करेंगे तो सेल्स कितना बढ़ेगा, अगर हम अपनी सप्लाई को बढ़ा देंगे तो कितना बढ़ेगा, क्वालिटी को अगर इंप्रूव करेंगे तो कितना सेल्स बढ़ जाएगा। तो वो सारा हमारा क्या आता है, कॉज एंड रिलेशन, कॉज एंड इफेक्ट, कि जितना हम किसी चीज पर इन्वेस्ट करेंगे उसका क्या रिजल्ट निकल कर आएगा। क्योंकि हमारे साथ सारा डेटा हमारे न्यूमेरिक फॉर्म में होता है, तो हमें इजीली पता चलता है कि हमने जिस पे इन्वेस्ट किया उससे कितना रिजल्ट हमारा आया, बढ़ा या घटा या क्या हुआ, तो हमारे पास उसका प्रॉपर रिजल्ट हमारे पास आ जाता है। तो वहां से हम कॉज एंड इफेक्ट को रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। ऑन द basis of the study you can predict for your next years और upcoming years। तो आपके पास जो डेटा होता है उसका आप कंपैरिजन करके या उसको स्टडी करके, फॉर एग्जांपल इफ यू कैन स्टडी लास्ट 10 इयर्स, अपने 10 साल का एवरेज फाइंड आउट करके उसके बेसिस पर आप क्या कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं। अगर आपका ग्रोथ 5% पर ईयर रहा है, अगर एवरेज ग्रोथ, तो आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट 10 इयर्स में आप कहां पर होंगे या आपको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, हाउ मच यू विल एक्सपेंड और यू विल कॉन्ट्रैक्ट इन नेक्स्ट 10 इयर्स। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी। यू कैन, एज आई हैव टोल्ड यू इन दिस सेक्शन इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, उसी के बेसिस पर जो फोरकास्टिंग हम करते हैं उसी के बेसिस पर हम अपनी जो आने वाली ईयर्स है, जो आने वाले टाइम है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, पॉलिसी फॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि जो फोरकास्टिंग आपने की है, जो प्लानिंग आपने की है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी पॉलिसीज को फॉर्म करना होगा। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। और जो स्टैटिक्स स्टडी है वो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम को लाने में हेल्प करती है, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम के लिए हेल्पफुल होती है। व्हाट इज इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम? इट इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस फॉर द प्रोड्यूसर और द कंज्यूमर वेयर द प्रोड्यूसर फाइंड्स दैट हिज प्रॉफिट्स आर मैक्सिमम और वेयर द कंज्यूमर फाइंड दैट हिज सैटिस्फैक्शन इज मैक्सिमम। दिस इज अ विन-विन सिचुएशन फॉर द कंज्यूमर एज वेल एज द प्रोड्यूसर। दोनों के लिए विन-विन सिचुएशन है। प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट गेन हो रहा है और कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है जो उसने पैसा खर्च किया है। तो ये क्या होता है, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम होता है, विन-विन सिचुएशन होती है प्रोड्यूसर के लिए भी और कंज्यूमर के लिए भी, क्योंकि दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो रहा है। कंज्यूमर कंज्यूम करता है और उसे सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसको सेटिस्फैक्शन 100% मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है, वो भी हैप्पी है। जो प्रोड्यूसर है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट अर्न करना है, उसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, वो भी हैप्पी है। तो दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। तो आई थिंक बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई इशू है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9871331793 बच्चों। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए क्योंकि ये चैप्टर आपके एग्जाम में आ रहा है। तो आप लोग इसे प्रॉपर स्टडी करेंगे और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।